वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 24 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किया था एक नए कॉन्सेप्ट फंक्शन को। और हमने देखा था फंक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं और साथ ही में फंक्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक फंक्शन को वैल्यूज़ को सेंड करते हैं, यानी कि पासिंग किस तरीके से की जाती है फंक्शन में वैल्यूज़ की, और फंक्शन से हम वैल्यूज़ या रिटर्न किस तरीके से करते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे, देन कुछ हम यहाँ पे प्रोग्राम्स भी क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं, जैसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, इन सभी को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है पासिंग एंड रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। पासिंग पासिंग एंड रिटर्निंग पासिंग एंड रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। एक फंक्शन से कैसे हम वैल्यूज़ को पास एंड रिटर्न करते हैं। तो इसको हम सिंपल एक एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे, और उस एग्जांपल के अंदर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे उनको हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। देन इनका हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो सिंपली आपका 2 नंबर का सम यहाँ पे हमको रिटर्न करके देगा। तो इसके लिए कौन कौन से यहाँ पे चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट होती है वो हमने यहाँ पे समझना है। तो इसको डायरेक्टली एक प्रोग्राम से हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड यहाँ पे करते हैं हमारी हेडर फाइल, जो कि आपका है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसकी मदद से हम प्रिंटफ एंड स्कैनफ जो इनबिल्ट फंक्शन है उनको हम यूज करते हैं। देन हमको यहाँ पे 2 नंबरों का सम निकालना है। तो आपको पता होगा कोई भी फंक्शन होता है जो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक तो आपका सबसे पहले प्रोटोटाइप होता है, और प्रोटोटाइप से ही हमें पता लग जाता है कि फंक्शन का नाम क्या है, ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और साथ ही में ये कौन कौन सी वैल्यूज या किस टाइप की वैल्यू जो डेटा टाइप है उनको एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा दूसरा हमारा होता है डेफिनेशन, जो कि एक्चुअल वर्क हमारा बताता है, यानी कि जब हम फंक्शन को इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होंगे। और थर्ड हमारा होता है कॉलिंग, और कॉलिंग हम चाहें तो मल्टीपल टाइम भी करते हैं, यानी कि ये दोनों तो केवल वन टाइम यहाँ पे होते हैं। एक ही बार आप प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे और एक ही टाइप आप फंक्शन को एक्चुअल उसके जो काम है वो भी देंगे। लेकिन कॉलिंग जो है ये आप मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं, ये आपका मल्टीपल टाइम भी यहाँ पे हो सकता है। तो हमको यहाँ पे 2 नंबरों का सम निकालना है। तो 2 नंबरों का सम निकालना है तो सबसे पहले जो प्रोटोटाइप होता है उसका सिंटैक्स सबसे पहले उसमें आपका आता है रिटर्न टाइप, यानी कि फंक्शन रिटर्न किस टाइप की वैल्यू करेगा। तो 2 नंबर हम इंटीजर लेंगे तो उनका जो रिटर्न टाइप आएगा वो भी इंटीजर आएगा। तो सबसे पहले इंटीजर टाइप आपका ये रिटर्न करने वाला है। फंक्शन का नेम आप जो चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sum2। 2 नंबरों का सम निकालना है और इसके अंदर 2 नंबर ये एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए मैं एक इंटीजर x दे देता हूं और एक इंटीजर y दे देता हूं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन फंक्शन है, यानी कि इंट मेन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम का। इसके बाद हमने अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हम ले लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, जो कि वैल्यू रिटर्न होगी तो हमको ये वैल्यू वापस रिटर्न करेगा। इसके बाद यूजर से हम यहाँ पे पूछ लेंगे दोनों नंबर्स को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हमने यूजर से पूछने हैं। एंड देन हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से स्कैन करेंगे आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जो कि आपका कीबोर्ड होता है। तो %d एंड एड्रेस ऑफ ए में हम इसका वैल्यू स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ बी में हम बी की वैल्यू को स्टोर करेंगे। देन सिंपल सा है। नेक्स्ट हम इस फंक्शन को अब कॉल करेंगे। अब जब कॉल करने के बाद वो हमको वैल्यू रिटर्न देगा वो हम एस में स्टोर करते हैं sum2, एंड देन हम यहाँ से भेज देते हैं a, b 2 वैल्यूज को। एंड देन सिंपल सा हमने यहाँ पे printf में इसका सम प्रिंट करना है, यानी कि सम इज, सम जो आपका है वो आएगा %d में, एंड ये आएगा आपका s नाम के फंक्शन से, सॉरी s नाम का जो वेरिएबल यहाँ पे है। इसके बाद केवल हमने यहाँ से रिटर्न करना है, यानी कि रिटर्न 0, एंड फाइनली हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज हो गया। तो ये तो हमने इंट मेन को कॉल किया। अब हम यहाँ पे इसी के नीचे इसको डिफाइन भी करेंगे, यानी कि फंक्शन का प्रोटोटाइप तो हमने बना लिया, कॉलिंग भी हमने कर ली। तो अब क्या बचा, इसका जो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, एंड देन आपका आएगा sum2, एंड देन इंट x, इंट y,
एंड इसके अंदर यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, क्योंकि सेमीकोलन से क्या होता है, सी लैंग्वेज में आपका कोई भी जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट होगा, तो इसको टर्मिनेट नहीं करना, इसकी तो हमने डिफाइन करना है। और इसी वजह से इंट मेन के बाद भी हम सेमीकोलन नहीं लगाते। लेकिन सेमीकोलन आपका कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो आपका प्रोटोटाइप में आता है, और दूसरा जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तब भी सेमीकोलन आता है, क्योंकि ये केवल आप एंड कर रहे हैं, दो वैल्यूज आपने दी, फंक्शन को एंड कर दिया और आपने बता दिया कि इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, सम टू हम इसका नाम है, दो वेरिएबल लेने वाला है और एंड कर दिया। लेकिन जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारा सेमीकोलन नहीं आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम सिंपल सा यहाँ पे इंट सी और c इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी कि जो दो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, एंड देन हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे है उससे हम c को यहाँ से सेंड करेंगे। अब रिटर्न को आप नॉर्मली लिखें चाहे तो ब्रैकेट में लिखें, ये आपकी चॉइस है, यानी कि सभी यहाँ पे वैलिड रिटर्न स्टेटमेंट हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो टर्म है आपका, एक होता है आपका कॉलिंग फंक्शन, दूसरा होता है कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन क्या होगा, जिस फंक्शन से आपने दूसरे फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का जो कॉलिंग फंक्शन है वो आपका मेन यहाँ पे है, यानी कि जो मेन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा कॉलिंग फंक्शन, इसने कॉल इसको किया है। और दूसरा हमारा कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो ये है हमारा कॉल्ड फंक्शन। ये हमारा क्या है, कॉल्ड फंक्शन हो गया। इसके अलावा सबसे पहले हमने जो चीज़ डिफाइन करी थी इसको हम बोलते थे प्रोटोटाइप। देखिए एग्जाम के अंदर आपके कई बार इन टर्म्स के ऊपर आपको पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे पूछा गया व्हाट डज अ प्रोटोटाइप डिफाइन, एक प्रोटोटाइप कौन कौन सी चीजें डिफाइन करता है, तो एक प्रोटोटाइप क्या क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन नेम या सिंपली आइडेंटिफायर, ये भी आपका नेम होता है। इसके अलावा द डेटा वैल्यूज या द डेटा टाइप्स इट एक्सेप्ट, तो प्रोटोटाइप ये होता है। डेफिनेशन क्या होता है, विच डिफाइंस द वर्किंग ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की वर्किंग को आपका डिफाइन करेगा वो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो वर्किंग ऑफ फंक्शन, ये सिंपली आपका क्या होता है, ये होता है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शंस डेफिनेशन हमारी क्या होती है, जो इसका एक्चुअल वर्क है, और आपका सिंपली इसके बाद एक ही चीज बचती है जो कि होती है फंक्शन की कॉलिंग। तो इसको मैं कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी कॉलिंग यहाँ पे है। इसके अलावा दो टर्म आपके और यहाँ पे यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर क्या है, एक्चुअल आपका वर्ड ही बता रहा है। अब देखिए जो मैकेनिज्म या जो मेथड हम यूज करते हैं किसी भी फंक्शन से बात करने के लिए, उसको डेटा सेंड करने के लिए, तो उसको हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स बोलते हैं। जैसे जैसे आप अगर आप प्रिंटफ को भी समझे तो ये इसके आर्गुमेंट है, फिलहाल हमने 1 and 2 दो आर्गुमेंट यहाँ पे दिए हैं। तो दो चीजें होती हैं, मैकेनिज्म होता है, एक सिंपल सा यह मेथड होता है जिसकी मदद से हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं या आपका पैरामीटर्स भी कई बार बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स एंड वाई है ये आपके फंक्शन पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका एक्चुअल पैरामीटर कौन से हैं या एक्चुअल आर्गुमेंट कौन से हैं। तो देखिए एक्चुअल आर्गुमेंट आपका ए बी यहाँ पे है, जो एक्चुअल वैल्यू है। तो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट या ऐसी वैल्यूज दैट आर गिवन जिनको कब दिया जाता है, व्हेन, जब अ फंक्शन इज कॉल्ड, अ फंक्शन इज कॉल्ड। आपने देखा होगा जब इसको हमने कॉल किया है तब हम ए और बी दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, ये है हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट। और दूसरे हमारे होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, जो कि फंक्शन का जब हम प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं या हेडर डिफाइन करते हैं तब हम देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ए कॉमा बी, ये दोनों एक्चुअल आर्गुमेंट हैं। और दूसरे हमारे जो फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट जो हमेशा ही आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, जो हमेशा ही वेरिएबल्स होंगे। ये आपके कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं, और ये काम क्या करते हैं, दीज एक्सेप्ट द वैल्यूज, दीज एक्सेप्ट द वैल्यूज बाय कॉलिंग फंक्शन। जो कॉलिंग फंक्शन इनको देता है उस टाइम पे ये जो एक्सेप्ट करेंगे, ये वैल्यू को आपका एक्सेप्ट करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई आपके एग्जाम्पल हो गए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, सॉरी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो ये सेम काम करने वाले हैं। देखिए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो आपके हो सकते हैं डिफरेंट हो, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, अभी तो हमने वेरिएबल दिए हैं, इसके अलावा ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं।
या आपकी कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। लेकिन फॉर्मल आर्गुमेंट जो होते हैं वो हमेशा ही वेरिएबल के नेम होते हैं, जिसके साथ साथ हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये आपका यहाँ पे सिंपली किस टाइप के वेरिएबल हैं। जैसे हमने 2 नंबर का सम निकालना है तो हमने लिख दिया एक्स एंड वाई, क्योंकि ये दोनों इंटीजर टाइप है तो दोनों इंटीजर टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, जो कि एक्चुअल वर्क इस कोड की मदद से होगा। देन हमने इंट सी यहाँ पे लिखा, दोनों को हमने एडअप किया, और यहाँ पे जो आपका रिटर्न है ये आपका कीवर्ड है जो कि वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि आपका वैल्यूज को रिटर्न करेगा। ये हमारा कीवर्ड यहाँ पे है। और हमेशा ही देखिए, कभी भी कोई आपका फंक्शन होता है, भले वो इंट मेन, जो कि अगर आपके प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है तो इंट मेन होगा, इसके अलावा मल्टीपल फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, कई बार इसको लास्ट स्टेटमेंट भी कहा जाता है किसी भी फंक्शन का, क्योंकि कोई भी फंक्शन आपका तब टर्मिनेट होगा जब उसके सभी स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाए। जैसे यानी कि पहला स्टेटमेंट चला, देन दूसरा, देन तीसरा, तो ये आपका जो फंक्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो ये क्या करता है, वापिस कंट्रोल भेज देता है उस फंक्शन को जिसने उसको कॉल किया है। तो इसको अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ये स्टेटमेंट रीड होगा, देन आपका ये स्टेटमेंट रीड होगा, देन ऑब्वियसली इंट मेन आपका यहाँ पे रीड होता है, जिसमें ए बी एंड एस हमने यहाँ पे किया, प्रिंटफ रीड हुआ, स्कैनफ रीड हुआ, देन एस इक्वल्स टू सम रीड हुआ। जैसे ही सम में कॉलिंग आई तो यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा, इसका जो डेफिनेशन है। देन यहाँ पे इंटीजर टाइप ये रिटर्न करने वाला है, सम टू इसका नाम है, इंट एक्स वाई इसमें वेरिएबल है, इंट सी में दोनों को जोड़ा और रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट भी आपका आखिरी स्टेटमेंट हो सकता है, और जब आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये वापस आपका जो कंट्रोल है वो वापस भेज देता है जहां से इसको कॉल किया है, यानी कि इस स्टेटमेंट के पास यहाँ पे इसे कॉल किया है, तो वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा। इन दोनों का जो भी सम होगा, जो आप यूजर यहाँ पे देंगे, उसको ये रिटर्न करेगा, और वो आपका जो सम है वो इस ब्लॉक में आता है, यानी कि इस ब्लॉक की वैल्यू हुई, जो ब्लॉक हमने लिखा है सम टू हमने जो लिखा है, और इसमें जो वैल्यूज हमने दी हैं ए बी, तो इस ब्लॉक के अंदर आपकी वो वैल्यू आती है। आप चाहें तो इसको प्रिंटफ में सीधा सीधा प्रिंट कीजिए, या इसकी वैल्यू को अभी हमने जैसे एक वेरिएबल में असाइन किया, देन उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका सिंपली रिटर्न करता है, और रिटर्न आपका कीवर्ड है। और इसके अलावा एक फंक्शन के अंदर कितने रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, कितने भी रिटर्न कीवर्ड आप एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि अभी तो हमने इसको लास्ट में लिखा है, अगर आप इसको पहले लिख देते, इसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट होते, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो एक फंक्शन के अंदर कितने भी हमारे रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं, अगर आपका कोई फंक्शन है उसके अंदर ही आपने इफ लिखा, किसी कंडीशन के बेस पे आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं, एल्स आप किसी दूसरी वैल्यू के बेसिस पे रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इफ एल्सिफ वाला यहाँ पे लेडर प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे तो सिंपली यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट आप लिख तो बहुत बार पाएंगे, लेकिन ये एग्जीक्यूट एक ही बार होगा, क्योंकि जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है हमारे प्रोग्राम के फ्लो को, वो सिंपली अपने कॉलर को, यानी कि जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया होता है, वापिस कंट्रोल आपका वहीं सेंड कर देता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अभी इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं, कुछ और भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कॉलिंग फंक्शन क्या है, जो कॉल करता है किसी भी फंक्शन को, और आपका कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, जिसको हम कॉल करते हैं। इसके अलावा आपका एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं, जो आर्गुमेंट हम यहाँ पे देते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं जो कि वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा हमारा टॉपिक था। तो चलिए इसको कुछ हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझ के देखते हैं। प्रैक्टिकल इसका हम यहाँ पे करते हैं। तो अब देखिए, थ्योरेटिकली तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा, तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को हम क्रिएट करना। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इंक्लूड करना होता है हमारी हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच को, यानी कि जो हमको प्रिंटफ एंड स्कैनफ हेल्प करने में यूज़ करने में हेल्प करता है। देन हम यहाँ पे प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे थे आपका sum2 का, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल यहाँ पे लिए थे, इंट एक्स एंड इंट वाई। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इंट मेन को स्टार्ट करेंगे, एंड इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, और एक वेरिएबल हमने लिया था जो कि जो फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न करेगा उसको ये एक्सेप्ट करने वाला है। देन हम प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी टू नंबर, या एंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स आप एंटर कीजिए। एंड देन इसको हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे सिंपली आपका स्कैनफ फंक्शन की मदद से। तो स्कैनफ के बाद आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, यानी कि %d एंड %d, एंड एड्रेस ऑफ आपका a, आपका एड्रेस ऑफ b। तो दोनों एड्रेस भी हमने यहाँ पे ले लिए।
तो इसके बाद हम यहाँ पे कॉलिंग कर रहे थे, तो s इक्वल्स टू sum2 को हमने कॉल किया और साथ में दो आर्ग्यूमेंट्स या दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दे दी a एंड b। आप चाहें तो इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। देन हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे सम इज, जो सम है वो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर में आएगा और ये आने वाला है आपका s नाम के वेरिएबल से। देन आपका रिटर्न 0। तो ऐसे ही हमारा जो इंट मेन है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब स्टार्ट होगा आपका इंट sum2, यानी कि जो एक्चुअल हमारा फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें इंट x एंड इंट y आपके दो वेरिएबल्स यहाँ पे हैं। एंड देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं c नाम से। आप चाहें तो डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं। देखिए जब भी आप रिटर्न करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन में। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो अगर आप यहाँ पे x + y भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों पहले ऐड होंगे, देन इनकी जो एक्चुअल वैल्यू बनी है वो यहाँ से रिटर्न होगी। तो देखिए आपको शायद समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट लिखा जो कि रिटर्न टाइप है, क्योंकि हम यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो भी आपकी इंटीजर टाइप है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। पहले अपने प्रोग्राम को हम चेक करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है आपका प्रोग्राम। इसमें आपने आई होप बेसिक सीखा होगा। एंटर टू नंबर्स, तो मान लीजिए 45 एंड 56, तो दोनों का सम होता है 101 यानी कि 101। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए कई बार आपको ये सवाल आते हैं कि आपके जो यहाँ पे x y हमने लिखे हैं, क्या इनकी जगह हम सेम जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हैं, जैसे a और b हमारे यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हैं, ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैं, तो क्या इनका नेम सेम हो सकता है? देखिए नेम सेम बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। अगर आप इनको भी a और b यहाँ पे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम सेम हो सकता है। लेकिन जो हमारा कंपाइलर है या जो C लैंग्वेज है, दोनों को अलग अलग तरीके से ही ट्रीट करती है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्कोप में डिक्लेयर किए गए हैं। अब जो स्कोप क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, या आपका C लैंग्वेज में स्पेशली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि आपका ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, या इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो है वो आपका इंक्लोज्ड स्कोप क्या होता है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल देखिए हमने यहाँ पे एक्स वाई की जगह ए बी कर दिया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेम टाइप के वेरिएबल अलग अलग जगह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका जो नेम स्पेस है या इनका जो स्कोप्स होगा वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो इसको भी अगर हम रन करें तो यहाँ पे ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, तो देखिए मैंने दोनों ही बी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एक को मैं ए यहाँ पे लिखता हूँ और दूसरे को मैं बी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्चुअल में है यहाँ पे अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। 45 एंड 67 जिनका सम होता है 112। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक फंक्शन को हम वैल्यू सेंड करते हैं, कैसे उससे हम वापस रिटर्न करते हैं वैल्यूज़ को। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 24। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 25।